हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में रामचंद्र शुक्ल के 101 बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हम एक ही क्लास में हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें शुक्ल जी से कम 5 से 6 कथन न पूछे जाते हों, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा कबीर की भाषा को जो है सदुक्कुड़ी कहा गया है और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट कथन देखते हैं। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। क्या है? शुक्ल जी मानते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। सूफी कवियों को प्रेम का पीर कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा सूफी कवियों को जो है वो प्रेम का पीर कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। तो शुक्ल जी के द्वारा तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति के कवि थे और इन्होंने रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण आदि विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट कथन देखते हैं। सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। यह जो है एक कृष्ण भक्त कवि थे और इनकी जो भक्ति भावना थी वो साख्य भाव की भक्ति भावना थी। सूरदास जी के जो गुरु थे बल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। तो शुक्ल जी के द्वारा भ्रमर गीत को जो है ध्वनि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि रास पंचाध्यायी पर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई। तो शुक्ल जी के द्वारा नंददास जी को रास पंचाध्यायी पर इनको जड़िया की उपाधि दी गई थी। नंददास जो है वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं और अष्टछाप के जो सबसे वरिष्ठ कवि वो कुंभन दास थे और सबसे कनिष्ठ कवि नंददास थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं। पद्मावती में रतन सेन के द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी है। तो शुक्ल जी के द्वारा पद्मावती में जो रतन सेन के द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसे प्रेम न कह कर के उन्होंने रूप लोभ की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्ट ही मार गई है। तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि सूरदास जी की जो भक्ति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार गई है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर को बातलस रस का सम्राट का है। तो शुक्ल जी के द्वारा सूरदास जी को बातलस रस का सम्राट कहा गया है क्योंकि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध सिंगारी माना है। शुद्ध तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और राम कुमार वर्मा ने
विद्यापति को एक भक्त कवि न मान करके इनको एक शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो शुक्ल जी का कहना है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, घनानंद को रस साक्षात रस मूर्ति कवि का है। तो शुक्ल जी के द्वारा घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा गया है और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो हैं रीति मुक्त के कवि हैं। रीति मुक्त के अन्य कवि हैं बोधा आलम ठाकुर, जो हैं अन्य रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे का है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो बिहारी के दोहे हैं उन्हें रस के छोटे छोटे छींटे कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भूषण की भाषा की आलोचना की है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो है वो भूषण की भाषा की आलोचना की गई है। भूषण जो है एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बोधा को रसो उन्मुक्त कवि कहा गया है। तो शुक्ल जी के द्वारा बोधा को रसो उन्मुक्त का कवि कहा गया है। बोधा जो हैं यह भी रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कहा है। तो क्या कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त को शुक्ल जी के द्वारा सामंजस्यवादी कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट कथन देखते हैं, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा श्रीधर पाठक को जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना गया है। श्रीधर पाठक का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सदा सुखलाल न्याज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा सदा सुखलाल न्याज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को मधुचर्या कहा गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को अभिव्यंजना का विलायती संस्करण माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, पंत को छायावाद का प्रथम कवि माना गया है। किसको? शुक्ल जी के द्वारा सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का कवि माना गया है। शुक्ल जी के छायावाद का प्रथम कवि माना गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं, यदि प्रबंधक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी का मानना है कि यदि प्रबंधक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बिहारी के दोहों को एक एक रत्न माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा बिहारी के जो दोहों को एक एक रत्न के समान माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक थी। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक थी।
नेक्स्ट कथन देखते हैं कि कविता उनके सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती बिहारी। तो यह जो कथन कहा था कि कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, यह बिहारी जी के लिए शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है मंडन। तो शुक्ल जी का मानना है कि भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है, यह मंडन ने कहा था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था मतीराम। शुक्ल जी का मानना है कि इनका जो है हृदय वो सच्चा कवि हृदय था, यह मतीराम का मानना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं भूषण। तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है भूषण जो हैं वो एक हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण एक अलंकारवादी कवि हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला निवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास जो है वो हिंदी में लाला निवास, लाल नहीं है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर लाला निवास दास का परीक्षा गुरु निकला, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा भारतेंदु जी की जो भाषा है उसे हरिश्चंद्र हिंदी कहा। नेक्स्ट कथन देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। तो किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना का पहल रास्ता निकाला था, यह शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने कहा था यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दब गए हैं। तो शुक्ल जी ने कहा था कि भाषा की पूर्ण शक्ति का जो विकास है वो निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित कहानी है जो कि एक आदर्श प्रेम पर आधारित है और इसका रचनाकार इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह का है। शुक्ल जी के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो लेखों को बातों का संग्रह कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शुद्ध गुच्छों का एक अटाला समझिए। तो रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है कि गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे गुच्छों का एक अटाला समझिए। नेक्स्ट कथन देखते हैं, छायावाद को चित्रभाषा पद्धति का है। तो शुक्ल जी के द्वारा छायावाद को चित्रभाषा पद्धति कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। छायावाद की जो प्रवृत्ति है वो अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। नेक्स्ट देखते हैं,
आंसू रचना को सिंगारी विप्रलंभन का है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा शुक्ल की देन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाओं में भक्ति काल को शुक्ल जी के द्वारा ही विभाजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बातलस्य का, यहाँ पर और नहीं है, सूरदास बातलस्य का कोना कोना झांक आए हैं। शुक्ल जी का मानना है कि सूरदास जो हैं वो बातलस्य का कोना कोना झांक आए हैं, इसलिए उन्हें बातलस्य का सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। यह क्वेश्चन कथन फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, मतलब किसको, घनानंद को। तो शुक्ल जी का कथन है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक थी, इस बात की पूरी परख जो थी वो घनानंद जी को थी। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और घनानंद रीति मुक्त के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, बोधा एक रसिक कवि थे। बोध नहीं है यहाँ पर, बोधा है कि बोधा एक रसिक कवि थे। बोधा भी एक रीति काल के रीति मुक्त कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, रीति काल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे, देव। तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि रीति काल के कवियों में देव जो थे वो बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत का है। तो शुक्ल जी के द्वारा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो हैं एक रीतिकालीन अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। तो शुक्ल जी जो है वो हिंदी रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रथम आचार्य माना गया है वो चिंतामणि को माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल नामकरण शुक्ल का दिया है। तो रीतिकाल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, रीतिकाल जो है नामकरण शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील का है। तो यहाँ पर ये 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आगे के 50 क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि हमको एक ही क्लास में 101 कथनों को समाप्त करना है। तो देखते हैं कि शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। तो शुक्ल जी का कथन है कि शुक्ल जो है एक मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो शुक्ल जी के द्वारा विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप
शुक्ल ने प्रदान किया है। तो हिंदी को आलोचनात्मक रूप किसने प्रदान किया गया है? तो हिंदी को जो आलोचनात्मक साहित्यिक रूप जो प्रदान किया गया था वह शुक्ल जी के द्वारा ही प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल कैसे आलोचक माने जाते हैं? तो शुक्ल जो है वो एक रसवादी आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। तो शुक्ल जी के द्वारा रस को हृदय की मुक्त अवस्था माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। क्या होती है? शुक्ल जी का मानना है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। तो शुक्ल ने क्या है? शुक्ल जी के द्वारा छायावाद का विरोध किया गया था, इसलिए शुक्ल जी को छायावाद का निंदक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना है। किसको? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था वो एक पराजित मनोवृत्ति का ही परिणाम है और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुक्ल के आदर्श कवि तुलसीदास जी हैं। तो शुक्ल जी के द्वारा जो आदर्श कवि माना गया है वो तुलसीदास जी को एक आदर्श कवि के रूप में माना गया है। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला और इनके पिता का नाम आत्मराम था। यह एक राम भक्ति के कवि थे और इनके गुरु जो थे वो रामानंद इनके गुरु थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित है। तो शुक्ल जी के जो इतिहास का जो ढांचा है वो चिंतन पर आधारित है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की जो दशा का नाम रस दशा है। तो शुक्ल जी के द्वारा मानना है कि लोक हृदय में जो हृदय के लीन होने की जो दशा है उसी का नाम रस दशा है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वो 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि केशव को दयाविहीन कवि तक कह दिया है। तो शुक्ल जी के द्वारा केशव को जो है एक दयाविहीन कवि तक कह दिया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी आलोचना का युग पुरुष युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हिंदी की आलोचना का युग है वो एक पुरुष युग कहा जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुण होना अनिवार्य है। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति के लिए सगुण ब्रह्मा का होना आवश्यक है, तभी भक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। तो शुक्ल जी के द्वारा घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि बताया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है तुलसीदास।
तो शुक्ल जी का मानना है कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए तुलसीदास ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी कविता की प्रौढ़ता का आरंभ तुलसी से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी कविता की प्रौढ़ता का आरंभ तुलसी से ही मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास सिद्धों और नाथों को कभी, यहाँ पर तुलसीदास नहीं है, यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो सिद्धों और नाथों को कभी नहीं मानते थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शुक्ल का हृदय कवि, मस्तिष्क, आलोचना और जीवन अध्यापक का था। तो शुक्ल का हृदय कैसा था? कवि का था, और मस्तिष्क आलोचना का, और उनका जीवन एक अध्यापक का जीवन था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि प्रेम दूसरों की आँखों से नहीं अपनी आँखों से देखा जाता है। शुक्ल जी का मानना है कि प्रेम दूसरों की आँखों से नहीं बल्कि अपनी आँखों से देखा जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। क्या है? भक्ति जो है धर्म की रसात्मक अनुभूति है। नेक्स्ट कथन देखते हैं बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है। क्या है? बैर जो है अचार का, बैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। वह विद्यापति को भक्त कवि न मान करके एक श्रृंगारी कवि मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत क्या है? सबसे प्रौढ़ और सबसे सरस ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्ण भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। क्या है? कृष्ण भक्तों का हमारे साहित्य पर जो है वो बहुत बड़ा उपकार रहा है। नेक्स्ट देखते हैं केशव को भक्ति काल में सम्मिलित नहीं किया है। तो शुक्ल जी के द्वारा भक्ति काल को केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया गया है, न कि वो रीति काल का कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने केशव को रीति काल का कवि न मान के भक्ति काल का कवि माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा रामचरितमानस को जो है लोगों के हृदय का हार कहा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है, और इसका वर्णन जो है वो 7 कांडों में किया गया है। वो 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट देखते हैं सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का ही एक अनुकरण है। तो शुक्ल जी का मानना है कि सूर सागर में जो जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं वो विद्यापति का एक अनुकरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि जायसी का बृहवर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय है। तो शुक्ल जी का जो मानना है कि जो जायसी का बृहवर्णन है वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, उनके जैसा बृहवर्णन किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया है। जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी कवि हैं। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जो है इनकी रचना है।
नेक्स्ट देखते हैं कि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ। किसने कहा था? शुक्ल जी खुद कहते हैं कि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। कैसी थी? शुक्ल जी का मानना है कि जो सदा सुखलाल कैसे थे कि भाषा साधु होते हुए भी उनकी भाषा कैसी थी? पंडिताऊपन लिए थी। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदन नहीं है यहाँ, सदल मिस्र में पूर्वीपन था। क्या था? शुक्ल जी के अनुसार लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषापन और सदल मिस्र में पूर्वीपन था। नेक्स्ट कथन देखते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं जिन्हें हर कोई लगा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म कर्म के बिना वह लूला और लंगड़ा है। शुक्ल जी का मानना है जो धर्म है वो कर्म के बिना लूला और लंगड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उससे बड़े भाग को संभाला है। उस है या उससे नहीं है। तो शुक्ल जी का कथन है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर ही आकर जनता के बड़े भाग को संभाला है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि तुलसी की भक्ति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। क्या रहा है? शुक्ल जी का मानना है कि तुलसी जी की जो भक्ति है उसमें पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सूर सागर में जो है जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सूर और तुलसी हिंदी गगन के सूर्य और चंद्रमा हैं। तो शुक्ल जी के कथन के द्वारा कहा गया है कि सूर और तुलसी जो हैं वो हिंदी गगन के सूर्य और चंद्रमा हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीराबाई का नाम भारत के प्रधान वक्ताओं में है। शुक्ल जी का मानना है कि जो मीराबाई का जो नाम है वो भारत के प्रधान वक्ताओं में लिया जाता है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। यह एक कृष्ण भक्त थी। इनके गुरु जी जो थे वो रविदास थे और इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। शुक्ल जी मानते हैं कि केशव को जो है वो कवि हृदय नहीं मिला था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि तुलसी का सा अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समावेशन पहल केशव ने ही किया। क्या किया? कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समावेशन पहल केशव ने ही किया था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, माननी नहीं है, मानना चाहिए। तो ये जो कथन है यह LT ग्रेड 2018 से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा
रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि घनानंद नहीं हुआ। घनानंद किसके बारे में कहा गया है? शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। मतलब इसकी जो पूरी परख थी वो घनानंद जी को ही थी। और आज का अंतिम कथन देखते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उसे निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। तो यह जो 4-5 जो कथन हैं यह LT ग्रेड में पूछे गए ही कथन है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने एक ही क्लास में 102 बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले कथनों को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।